अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। हुक्मनामे में यह कहा गया है कि फैसला सियासी जमातों को बाद में दी गई नशिस्तों की हद तक है और 3 जून से केस की रोज़ाना समाअत पर फैसला भी हुआ है कि 3 जून से इस केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर यकीनन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि साबित हो गया कि पीटीआई के जो 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई थी वो गैर आइनी इकदाम था। इस फैसले पर वज़ीर कानून का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया और उन्होंने ये कहा कि मुनासिब ये होता कि लार्जर बेंच ही कोई उबूरी हुक्मनामा जारी करता। पीपल्स पार्टी ने भी इस फैसले पर एतराज़ किया है। अब ये फैसला तो सामने आ गया, 3 जून से इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत भी होगी, लेकिन अब अहम सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये मामला अब किस जानिब जाएगा। क्या जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं क्या वो भी कलअदम होंगे? फिर सदर का इंतखाब भी हुआ था, फिर क्या ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी? इस मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक जानिब जो ये फैसला तहरीक इंसाफ के लिए खुशी का बायस है, उनके हक में ये अच्छा फैसला है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर कुछ अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं और ये इख्तलाफात भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। हमने ये देखा कि पीटीआई ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी है, जबकि इससे पहले शेर अफजल मरवत का नाम इस ओहदे के लिए बानी पीटीआई की जानिब से दिया गया था। ज़राए का ये बताना है कि एक सियासी कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया था जिसमें वोटिंग कराई गई और ये फैसला सामने आया और शेख वकास अकरम का नाम सामने आया। फिर शेर अफजल मरवत अब खुलकर सामने आ गए हैं और उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो पीटीआई को हाईजैक नहीं करने देंगे और उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया है। अब ये 3 लोग कौन हैं जो कि पीटीआई को हाईजैक करना चाहते हैं, इसकी हकीकत क्या है, इख्तलाफात कितने संजीदा हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही साथ एक बड़ा अहम स्कैंडल है जो कि इस वक्त हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है और वो है गंदम दरामद स्कैंडल। इसकी जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी जल्द वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी और इस हवाले से जो सबसे अहम बात यह है कि इसमें निगरां हुकूमत का नाम लिया जा रहा है और साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने तो ये कह दिया है कि अगर तहकीकाती कमेटी उन्हें तलब करेगी या इंक्वायरी कमेटी उन्हें बुलाएगी तो वो जाएंगे। फिर जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया और उन्होंने यह कहा कि कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि उन्हें इस केस में फंसाया जाए या उनके खिलाफ ये केस जाए, तो ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी। अब वो कौन लोग हैं जो मोहसिन नकवी का नाम इसमें मोहसिन नकवी जिनकी जानिब इशारा कर रहे हैं कि वो इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये मामला कैसे हल होगा? और सबसे अहम मसला ये है कि अभी तक जो गंदम का जो स्कैंडल है वही चल रहा है। किसानों ने अलग एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अगली फसल कैसे काश्त होगी और किसानों का जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है वो कौन पूरा करेगा? यही आज के अहम टॉपिक्स हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। मखसूस नशिस्तों का जो मामला था उस हवाले से बड़ा अहम फैसला सामने आ गया है। अब इस फैसले के असरात क्या होंगे, इसी मामले पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर गौस बख्श नाज़िर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर गबोल साहब और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब भी हमारे साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं आप चारों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले साकिब साहब, आपसे मेरा यह सवाल है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला सामने आया। क्या तफसीली फैसले का इंतजार करना होगा, फिर ही सूरत हाल वाज़े होगी, या जो इब्तदाई फैसला है उससे ही तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कामयाबी मिली है तहरीक इंसाफ को, और जो फिर ये मखसूस नशिस्तें हैं क्या तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी? फिर सेनेट का इंतखाब हुआ, सदर का इंतखाब हुआ, उसका क्या होगा? नहीं, अभी तक तो इब्तदाई तौर पर रिलीफ जो है वो पीटीआई को मिला है और तहरीरी ऑर्डर भी आ चुका है। जो पोजीशन है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दोनों मुअत्तल हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आज के बाद किसी किस्म की कानून साजी में
जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मखसूस नशिस्तों के बाद इजाफी मखसूस नशिस्तें पॉलिटिकल पार्टीज को मिली थी, जो पीटीआई को मिल रही थी और उनको मिल गई थी, उन मखसूस नशिस्तों पर जितने भी जो मेंबरान हैं वो किसी किस्म की जो कानून साजी है या इस किस्म के वो किसी भी मामले में हिस्सा जो है वो नहीं ले सकेंगे या उनका वोट काउंट नहीं हो सकेगा, वो मतलब मुअत्तल रहेगा सारा मामला। और ये 3 जून तक ये मामला जो है वो रहेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेनेट के इलेक्शन हुए, जो सदर के इलेक्शन हुए, आज का जो ऑर्डर है उसमें तो अदालत ने प्रोटेक्ट किया है कि उनकी हद तक जो स्टे ग्रांट किया गया है वो इफेक्ट नहीं होंगे, मतलब सदर का इलेक्शन है या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है या इस दौरान उन्होंने कहीं पे भी वोट किया है। हाँ। लेकिन सवाल बरकरार है कि 3 जून को जब इस केस की समाअत एक तो 3 मेंबर बेंच ने आज की थी और अब 3 जून को लार्जर बेंच करेगा, तो जब वो समाअत होगी और उस समाअत के बाद रोजाना की बुनियाद पर अदालत इस केस को सुनना शुरू करेगी और अगर इस केस का फैसला पीटीआई के हक में आ जाता है और अदालत ये कहती है कि ये जो नशिस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिली हुई हैं ये सारी जो है वो वापस कर दी जाए पीटीआई को, फिर उस वक्त ये सवाल आएगा कि सेनेट के इलेक्शन हुए इन नशिस्तों पर, फिर सदर का इलेक्शन हुआ इन नशिस्तों पर, उनका क्या बनेगा? उनको भी फिर सुप्रीम कोर्ट को या तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट फिर क्या कहेगी या इसकी कैसे जो है वो वजाहत की जाएगी कि एक सेनेट का इलेक्शन, जो सेनेट का ईवान है उसका बहुत अहम रोल है कानून साजी में और जो मुख्तलिफ मामलात में, तो उसको ऐसे ही जो रिप्रेजेंटेशन है, बुनियादी जो सवाल आज की समाअत में रहा है वो जिससे बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल ने भी, इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने भी इस हद तक जो उन्होंने माना, तस्लीम किया कि जो आर्टिकल 51 है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो होना जरूरी है, उसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होना जरूरी है, क्योंकि सवाल बड़ा सिंपल और सादा सा था। वो ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट जमा नहीं कराई, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ा, उनको तो आप नशिस्तें नहीं दे रहे, लेकिन आप वही नशिस्तें उठाकर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में तकसीम कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज इस्तेमाल किया बांट रहे हैं आप। तो वो जो बांटना है वो किस लॉ के तहत है, किस कानून के तहत है? इलेक्शन कमीशन ने कोई जिक्र नहीं किया उसका। फिर आज जब जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे या अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने फिर इस बात से किया कि आर्टिकल 51 में इसकी वजाहत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आकर जो आइन है वो खामोश है। जब आइन खामोश है जो फिर पॉलिटिकल बाकी मतलब सवाल बड़ा सिंपल सा है कि इनको तो नहीं मिल रही, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल रही कि इनके मल्टीपल इश्यूज हैं या लिस्ट जमा नहीं करवाई, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रही है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये सवाल सामने आया। फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने एक बड़ा जो है वो क्वेश्चन रेज किया, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि एक जो पब्लिक है जो उसने एक जमात को वोट किया है, उस जमात ने उसने कहा है कि ये मेरी नुमाइंदा जमात होगी पार्लियामेंट में, तो अगर उसकी नुमाइंदगी छीन कर आप किसी और को दे दें कि इसकी लिस्ट इसने नहीं दी। और उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का आइडिया है कि नुमाइंदगी का है, कि वो जो एक नुमाइंदगी के तनासुब से, उन्होंने एक और चीज बड़ी उसमें आई कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 4 सीट्स हैं, उनको आपने 10 मखसूस दे दी हैं, मखसूस नशिस्तें दे दी हैं, एक के पास 6 है उसको 12 दे दी हैं। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो जब सामने आई तो अदालत ने फिर ये कहा कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनको नशिस्तें जितनी मिलती हैं उसके तनासुब से उनको जो है वो मिल गई, तो दोबारा कैसे आप उनको दे सकते हैं? तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम हुए हैं, ये 3 जून से आगे जो है वो फर्दर इसको अदालत देखेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सेनेटर गौस बख्श नियाजी साहब, आप आज के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? फिर आगे चलकर आप इसके सियासत पर क्या असरात समझते हैं जो कि पड़ सकते हैं, और क्या अभी हमें मजीद इंतजार करना होगा या आप भी यही समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए कामयाबी है यकीनन आज का फैसला? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जरूर यकीनन तहरीक इंसाफ इससे खुश होगी, उसके बाद खुश होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, सिर्फ उन्होंने मुअत्तल की है 3 रुकनी बेंच ने। और क्योंकि जैसे मेरे भाई कह रहे थे, आइन में चूंकि दर्ज नहीं है और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारा है, वो कहता है कि जी आर्टिकल 51 के तहत यदि खवातीन की नशिस्तें हम तमाम सियासी पार्टियां जो जिसने सीटें दी हैं वो आके उस तरह से बांटी जाएंगी। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो
یہ کتنے آزاد تحصیل میں جیتے، یہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے. سنی اتحاد کونسل میں الیکشن نہیں لڑا، اس کا ایک جو صدر ہے یا چیئرمین ہے وہ سے خود الیکشن لڑا، وہ بھی آزاد حیثیت میں. تو ایک تو انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا پی ٹی آئی والوں نے، اور سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تو خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے گئے. اب ظاہر ہے اب آئین میں کچھ چیزیں خاموش ہوتی ہیں، اس پہ ظاہر ہے پھر یا تو سپریم کورٹ ورڈکٹ آتا ہے یا پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس کو دوبارہ پارلیمنٹ بھیجو اور پارلیمنٹ سے ایکٹ منظور کراؤ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ لارجر بینچ جو میری ایکسپیکٹیشن ہے، ظاہر ہے فیصلہ تو سپریم کورٹ کی جج صاحبان نے کیا کرنا ہے، یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کی یہ دوبارہ اس پہ قانون سازی کی جائے یا اس کی تشریح کی جائے، یا اس کو جو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ ہے اس پہ مزید غور و خوض کر کے قانون سازی کرے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا. یہ کہنا کہ یہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گے یہ بھی نہیں، غلط بات ہے. صرف مطلب ہوئی ہے کہ نان فنکشنل ہوگی. اور باقی جہاں تک باقی چیزوں کو تعلق ہے، اب صدر جو کلیکشن ہے وہ تو 2/3 میجارٹی سے جیتے ہیں. قومی اسمبلی کی میرے خیال میں کوئی 10-12 سیٹیں ہیں جو متاثر ہوئی ہیں، اور جو جیتنے والا ہے بندہ ہے وہ تو 150 سے جیتا ہے، تو وہ متاثر نہیں ہوگی. اور جو پنجاب میں بات کرتا ہوں، پنجاب میں باؤ رضامندی سے جو جنرل سیٹیں تقسیم ہو گئی تھی، وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو باقی کچھ ہی متاثر ہوگا. البتہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے جب سماعت کرے گی تو یہ نہیں کہے گی کہ اس کو اتحاد کونسل کو دیجیے، بلکہ کیونکہ آئین خاموش ہے اور وہ خود آئین میں خود سپریم کورٹ جو ہے وہ کچھ ایڈ نہیں کرے گی، وہ دوبارہ سپریم کورٹ جو ہے دوبارہ اس کو اسمبلی میں بھیجے گی، پارلیمنٹ میں اس قانون سازی کر کے اتنے دن میں قانون سازی کر کے اس کا فیصلہ کر دیا جائے. تو زیادہ کچھ ہونے کی بات نہیں ہے پی ڈی آئی کو، لیکن میں یہ پی ڈی آئی کو کہوں گا کہ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور سارے فیصلے جو ہیں جلد بازی کی بجائے سوچ سمجھ کے کیا کریں. ٹھیک ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فردوس صاحب، مشورہ دیا گیا ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں اور جلد بازی نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ جب سے سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کی ذمہ داری سنبھالی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر آج ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ریلیف یقیناً تحریک انصاف کو ملا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف تنقید آپ کی جماعت کی جانب سے کی جاتی ہے ان پر، پھر اسی عدالت سے ریلیف بھی مل رہا ہے، کیا کہیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ سب سے بڑی تنقید ہے کہ وہ پاکستان کے اندر فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام رہا. انہیں نے جو معیار خود دیا تھا اس معیار پہ وہ خود نہیں اترے. انہیں کہا تھا کہ ہم رزلٹ اس وقت تک اناؤنس کر دیں گے، مکمل رزلٹ اس وقت تک دے دیے جائیں گے، ہمارا جو سسٹم ہے وہ سب کو نظر آئے گا، ہمیں پولنگ اسٹیشن وائز رزلٹ آئے گا، وہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہوگا. سب چیزوں میں ناکام ہو گئے، لیکن کوئی انکوائری نہیں ہوئی. یہ تو ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے. اس سے زیادہ شدید معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ اپنے وائٹ پیپر کے اندر یہ کلیم کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ 93 سیٹس نہیں ہیں، ہماری 183 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور ہمیں 2/3 میجورٹی ملی تھی. وہ ٹھیک ہے، پاکستان میں ٹرائیبیونلز کے ذریعے فیصلے عرف عام میں کہا جاتا ہے ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا گیا. لیکن حقیقت آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر بھی فلور آف دا ہاؤس پہ سن لیجئے. یہ پورا الیکشن بڑا متنازع ہو گیا ہے اور لوگوں کی نمائندگی نہیں ہو رہی. اس سے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے فارم 45 اور 47 جو خود بھی کیے اور اس کے جو فرق اس کی وہ جواب نہیں دے سکے. کسی انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ چھاپنے کی اجازت گورنمنٹ آف پاکستان نہیں دے رہی. تو یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں اسی کی بنیاد پہ کہتے ہیں. پہلا فیصلہ، ہم نے آروز کے بارے میں باقاعدہ سپریم کورٹ موو کیا اور انہی نے وہاں جو ججمنٹ دیا، آج اس کا نتیجہ پوری قوم بھگت رہی ہے. ہم نے یہ جو الیکشن کمیشن کا جو ریزلٹس آئے، ہم نے اس کو چیلنج کیا، اس کو کیس نہیں لیتے. ہماری پارٹی کا الیکشن کو ہم نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کالعدم کیا اس کیس کو وہ نہیں لیتے. اس کے بعد ہماری پارٹی نے 90 دن کے
आइन की जो खिलाफ वर्जी की गई इलेक्शन में, वो सुप्रीम कोर्ट में दिया, काजी फाइज ईसा साहब उस पे बेंच नहीं बनने देते। हमने गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि ये जो सेंसस हुआ है ये इसका अप्रूवल गैर आईनी है, इससे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स का जिक्र है, वो केस भी नहीं उठाते, इससे कि वो आने नहीं दे रहे। कौन है फिरदौस साहब, बेंच ये सेटिंग, कौन कर रहे हैं? खाली सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार तो अब ये नहीं रहा ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद, तो फिर सिर्फ उनको जिम्मेदार क्यों ठहराना? जी, अब उनकी वो उन्हीं ने मर्जी जो है वो जिस तरीके से कॉज लिस्ट के लिए वो रजिस्ट्रार जो मैकेनिज्म है, हाँ, वो अगर आप इन डेप्थ जाएंगी तो आपको पता चलाएगा कि द डॉग इज नॉट वैगिंग द टेल इज वैगिंग द डॉग। जो भी अदालत जैसे की मेरे जानिब से दोस्त आज कह रहे थे, रिमार्क्स भी सेनेटर दिए गए साहब, हैं, यकीनन वो पीटीआई के हक में जाते तो नजर आते हैं। नहीं, वो अपनी ठीक, जगह दुरुस्त है। देखिए, सही। पीटीआई के हक में या पीटीआई के खिलाफ नहीं होती। अदालत में जब चीज होती है तो इंसाफ मिलता है, चलें, ठीक है, और ठीक है, इंसाफ के ऊपर जब जजमेंट आ जाता है तो उसके ऊपर कमेंट आएंगे। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि जी ये पीटीआई का जब हमने चैलेंज किया कोई चीज हमारे हक में आएगी तो पीटीआई को खुशी तो होगी, सही, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं है कि कोई फेवर की जा रही है। ठीक। हमें मिल रही है जो हमारा हक है। चलें, ठीक है, नादिर गबोल साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। नादिर साहब, आज के रिमार्क्स पर और जो मखसूस नशिस्तों का मामला आज हमने देखा कि जजेस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं, यकीनन पीटीआई के लिए तो खुशाइन है, आप इसके क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, इसके असरात तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी मुल्क में जो बेहतर हो रही थी दोबारा से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, बिकॉज बिल्कुल दोनों साइडों के जो मौक़िफ़ हैं उनमें कोई ना कोई ग्राउंड है। जो पीटीआई वाले भाई फरमा रहे थे कि अगर पीटीआई को नहीं दी गई थी नशस्तें तो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मुझे कहना चाहिए, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी गई थी तो दूसरी पार्टीज को भी नहीं देनी चाहिए थी। इसमें भी कोई ना कोई बिल्कुल अक्लमंदी की बात भी मैं बोलूँगा इसको, मगर अभी अगर इसको आप किसी भी पार्टी को नहीं देते हैं ये सीटें तो कोरम भी पूरा नहीं होगा असेंबली का। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोरम है 340 के लगभग है, तो वो किस तरह आप उसको पूरा करेंगे? तो अभी तो जाहिर सी बात है, कोर्ट्स विल हैव टू डिसाइड। अब कोर्ट में ये मामला चला गया है और क्योंकि ऑलरेडी एक ये सब जुडिस मैटर है तो इसके ऊपर पहले तो तबसरा नहीं कर सकते हैं, मगर उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर जल्दी से फैसला सुनाएगी। बिकॉज आपको जैसे पता है अभी बजट सेशन भी आने वाला है और बजट भी ज़रूरी है कि जो वोटिंग वगैरह होनी है बजट के लिए, उसमें कोरम अगर पूरा नहीं होगा और जो जितने सीट एलोकेटेड है वो पूरे नहीं होंगे, वेकेंट सीट होंगे, तो उसके ऊपर भी इसके असरात होंगे। और पाकिस्तान ऐसे नैस पे खड़ा हुआ है कि इस तरह की इंस्टेबिलिटी को और कंफ्यूजन को मजीद अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अगर कोर्ट कह रही है कि इसको डेली की बुनियाद पे इसकी सुनाई होगी तो आई होप ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे और विद इन फ्यू डेज, क्योंकि जिस तरह आपको पता है 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था और फिर उसको चैलेंज किया गया था डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से, उसको रिजेक्ट किया गया था। सारा जो मसला हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया था और उसको फौरन फैसला सुना दिया गया था उसके ऊपर और असेंबली को बहाल कर दिया था। तो आई होप उसी स्पीड से 1 या 2 दिन में 2-3 सुनवाई में इस मामले को जल्दी से निपटा देगी ताकि फिर जो बजट सेशन है उसमें कोई रुकावट नहीं हो। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ में कुछ अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें हैं, वो क्या हैं और कौन से रहनुमा हैं जिनके दरमियान ये इख्तलाफात हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शामिल होने का फैसला कर लिया है। ये फैसला किस बुनियाद पर किया गया है, शराइत क्या हैं, इस पर भी अपने मेहमानों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़रा एक और अहम समात के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार चीफ जस्टिस की जानिब से किया गया और उन्होंने ये कहा है कि फैज़ाबाद धरने फैसले पर अगर अमल दरामद कर लिया जाता तो फिर 9 मई के वाक़यात न होते। चीफ जस्टिस की जानिब से इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। अच्छा साकिब साहब, फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते। चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ इस तरह के रिमार्क्स दिए गए हैं, ये आपको मामला किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है?
एक तो आज जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से जो धरना कमीशन सख्त रिपोर्ट रिमार्क्स है आए, उस हाँ। पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया गया है और सख्त रिमार्क्स तो आए ही हैं, अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है और उस रिपोर्ट पे जो मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनको भी जो है वो डिस्कस किया गया है अदालत की जानिब से। अटॉर्नी जनरल जो है वो मौजूद थे वहाँ पे और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इस किस्म के जो वाकयात खासतौर पर 9 मई का वाकया जो है अगर इनकी सिफारिशात थी या धरना जो है वो धरना के हवाले से फैसला था तो उन पर अगर अमल होता तो आज जो है वो 9 मई जैसे वाकयात ना होते। इसके अलावा चीफ जस्टिस जो है वो जो धरने कमीशन का जो तरीकाकार था उस पर बड़े सवालात उठाए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा है कि आप जो है वो दफातर में बैठकर ही जो है वो काम करते रहे हैं, बाहर निकले नहीं हैं, फिर टीएलपी को नहीं जो है वो बुलाया गया, फिर जनरल फैज के हवाले से बात हुई कि ऐसे लगता है, ऐसा जो है वो तरीकाकार लग रहा है कि जिस तरह जनरल फैज को बचाने की जो है वो कोशिश की गई है और जो खासतौर पर जो धरने के हवाले से जो फैसला था उसके खिलाफ जो रिव्यू पिटीशंस आई थी, जो नजरसानी की जो दरखास्तें थी वो आई थी, उन नजरसानी की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत सवालात उठाते रहे हैं। बल्कि अभी रिसेंटली 6 जजेस के केस का जब ये हियरिंग हो रही थी उस दौरान भी उन्होंने ये बात की थी कि जो रिव्यू पिटीशंस थी उन पर जो बड़े सवालात हैं, तो रिव्यू पिटीशंस के हवाले से भी धरना कमीशन ने यह कह दिया है कि वो भी कोई एफर्ट नहीं थी कि इकट्ठे मिलजुल के सब ने जो है वो एफर्ट की और सब ने जो है वो रिव्यू पिटीशंस डाल ली, बल्कि सब ने सेपरेट ये काम किया, ऐसी कोई जो है वो हमें वजह नहीं मिली। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी तौर पर जो फैजाबाद धरना फैसला है, जो जजमेंट है, उसको गैर मौसर किया है कमीशन ने, लेकिन अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज बरम भी हुए काफी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, लेकिन अभी गवर्नमेंट पे है कि वो उसकी रिपोर्ट पब्लिक करती है या नहीं करती। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट ने देखना है। अच्छा। लेकिन आइंदा अब इसका आज की जो हेयरिंग हुई है उसका ऑर्डर देखने वाला होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब किस डायरेक्शन पे चलती है। अब एक कमीशन बना, अब उस पे ऊपर तो कमीशन नहीं बनाया जा सकता, ये भी एक मामला है। फिर उस कमीशन की रिपोर्ट को अगर आप रद्द करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या 184(3) में इस मामले को देखेगी, क्योंकि अल्टीमेटली रिव्यू जो होता है किसी भी जजमेंट का उसका बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द डे, आज का ऑर्डर आएगा, उससे पता चलेगा कि फैजाबाद जो धरना कमीशन है या फैजाबाद जो धरने के हवाले से फैसला है, अब उसका फ्यूचर और उसका फेट जो है वो फर्दर क्या होगा। ठीक है। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी एक रिमार्क्स जो दिए गए हैं उसमें ये था कि कितना खूबसूरत इत्तेफाक था कि सबने नजर सानी की दरखास्तें वापस ले ली। ठीक है साकिब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब हम ज़रा इस मामले पर बात करते हैं कि पीटीआई के अंदर कुछ इख्तलाफात की खबरें हैं। नाम सामने आ रहा था शेर अफजल मरवत का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए, लेकिन जो अब नाम सामने आ गया है जिसकी मंजूरी दे दी गई है वो शेख वकास अकरम का है। इस पर फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ है? जी, मेरे ख्याल से ये हमारी पॉलिटिकल कमेटी का कंसेंसस वाला फैसला है और हमने जो कुछ भी है पाकिस्तान के सियासी मौरूजी हालात देखते हुए चेयरमैन को एडवाइस भेजी थी और चेयरमैन ने वो एक्सेप्ट कर ली है। तो मैं तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहा जो बाकी हजरात देखना चाहते हैं, जिससे कि इनकी पूरी काविशें ही इस वाली बात पे कि किसी तरीके से वो ये साबित कर सके कि पीटीआई जो है उसके अंदर टूट फूट हो रही है। जबकि पीटीआई एज अ पार्टी डिस्पाइट उसके चेयरमैन के अरेस्ट हो जाने, उसको कोई जलसे करने की इजाज़त नहीं देने, कोई उसके कैंडिडेट्स इतने आराम से इलेक्शन लड़ ना सके, सारी दुश्वारियों के बावजूद उसको 2/3 मेजॉरिटी मिली थी। लेकिन फिर तो इस मौके पर तहरीक इंसाफ को मुत्तहिद होना चाहिए ना? जी, हम मुत्तहिद हैं और अगर मुत्तहिद नहीं होते तो ये परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे। लेकिन शेर अफजल मरवत तो कह रहे हैं कि 3 लोगों को मैं पार्टी को हाईजैक नहीं करने दूंगा, तो वो 3 किन लोगों की जानिब इशारा कर रहे हैं? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब के बयानात की शेर अफजल मरवत साहब तर्जुमानी कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ, पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ। जो चीज़ें मुझे नजर आती हैं मैं वही आपके प्रोग्राम में अर्ज कर सकता हूँ। आज अलबत्ता इससे पहले वाला जो मौजू चल रहा था काजी फाइज ईसा साहब के कमेंट्स का, उसमें भी मैं ये कमेंट देता कि काश ये अच्छा होता कि
اصغر خان کیس کو اگر ڈیل کر لیا جاتا تو پاکستان میں فوج جو ہے وہ کبھی سیاست میں نہیں آتی. جیسے کہ مرزا اسلم بیگ صاحب نے کس کو استعمال کر کے کس سیاستدان کو کتنے پیسے پہنچوائے، اور یہ جو مداخلت کا سلسلہ چل رہا ہے، جس سے پہلے اگر یہ حمود الرحمان رپورٹ شائع ہو جاتی تو پاکستان میں فوجی آمریت کے راستے بند ہو جاتے، یا جسٹس منیر جیسے لوگ اگر فیصلے جیسے انہوں نے دیے تھے اور ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کیا تھا، اگر اس کو کوئی ججز آ کے نظر ثانی کر کے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو نکال دیتے جوڈیشل ڈیسیشنز میں سے، جی پاکستان کے اندر آئین کی اس طرح پیمالی نہیں ہوتی. تو جب جسٹس صاحبان ریمارک دیں تو ذرا سیاسی اس کے پیرائے میں جانے سے پہلے تاریخی پیرائے دیکھ لیا کریں. یہ میری ان سے سب سے گزارش ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہمیں اور بتائیے گا فردوس صاحب کہ چیئرمین بیرسٹر گوہر کچھ اور بیان دیتے ہیں، جو دیگر رہنما ہیں وہ اس کے اپوزٹ کچھ بیان دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا کچھ اختلافات ہیں؟ اس طرح کی خبریں کیا، بلکہ ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیانات تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتے رہتے ہیں دیکھیے اپوزٹ. ابھی دیکھیے میں آج کراچی میں بیٹھا ہوں، میرے ہو سکتا ہے کچھ خبریں کچھ بیانات میری نظر سے نہ گزرے ہوں، اسے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر بیان دینے سے پہلے میں ابھی آپ نے ٹی وی پہ پروگرام پہ مجھ سے سوال پوچھا، میں وہ جواب دوں، تو وہ میری ذاتی رائے بھی ہوتی ہے اور کئی دفعہ پارٹی کی پالیسی لائن بھی ہوتی ہے. جو حقائق ہیں وہ ہم بیان کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے پوچھا کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا، ہم نے کہا پولیٹیکل کمیٹی نے کیا، اور اس نے کیا کیا، ہم نے کہا اس کے بعد ہم نے وہ فیصلہ خان صاحب کے پاس اپروول کے لیے بھیجا. جب خان صاحب کے پاس سے وہ اپروول ہو گیا اس کے بعد اس کا اعلان ہو گیا. یہ تو حقیقت ہے. اب کیا کیا ڈیبیٹ ہوئی، کس طرح اس فیصلے پہ پہنچے، یہ ہم نہ میں مناسب سمجھتا ہوں بتاؤں، نہ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. نادر گبول صاحب، ایک اور اہم معاملہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ملکی سیاست میں وہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی نے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرا ہمیں اس حوالے سے بتائیے گا اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے، اور کیا کوئی خاص شرائط ہیں جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور کون کون سی وزارتیں ہوں گی؟ کچھ بات ہوئی ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے، اور آپ کو ایز ریپرزینٹیو آف پیپلز پارٹی میں آپ کو آفیشلی بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. یہ میڈیا میں سرکولیٹ اور سوشل میڈیا میں یہ باتیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں، ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اور ڈے ون سے جو شہباز شریف صاحب ان کی گورنمنٹ ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو موقف ہے وہ آج تک اسی موقف پہ قائم ہے جو پہلے دن تھا، کہ ہمارا فوکس ہمیں جو 2 صوبے ملے ہیں جہاں پہ ہمارے سی ایم ہیں ان 2 صوبوں کے اوپر ہے. باقی وفاق کے اندر جہاں جہاں پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے اس گورنمنٹ کو ضرورت پڑے گی ہماری، ہم سپورٹ کریں گے، اور ایشو ٹو ایشو بیسس ہم اپنا سپورٹ دکھائیں گے. اگر کوئی چیز ہمیں مناسب نہیں لگے گی، جس طرح فار ایگزامپل پرائیویٹائزیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن، اس پہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا موقف بہت واضح کیا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں. تو ابھی کل جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس طرح کا اپنا موقف بتا رہے ہیں میڈیا کے اوپر، تو آپ لوگوں کو آئی ڈونٹ نو کیوں لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ جوائن کرنے والے ہیں. مجھے تو باقاعدہ بہت سارے نیوز ایجنسیز کانٹیکٹ کر رہے ہیں مبارکی دینے کے لیے کہ بلاول صاحب دوبارہ سے فورن منسٹر کا عہدہ بالکل ایسا ہی، کیونکہ شہباز شریف کی اور بلاول صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے فیصلے ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر ذرا ہم تصدیق یا تردید کے لیے سینیٹر غوث نیازی صاحب سے بات کرتے ہیں. غوث صاحب، کوئی تردید یا تصدیق آپ کی جانب سے کی جائے گی؟ کیونکہ نادر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل فیک نیوز ہے، ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. دیکھیں جی، وہ ساری فی الحال تو بالکل رومرز ہیں، کوئی پارٹی میں ایسا فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا ہے. اگر کچھ چیز ہے تو شاید ہماری پارٹی کے جو بڑے لیڈرشپ ان کے درمیان ہو، لیکن میرے خیال میں بجٹ کے بعد اگر کچھ ہوگا تو بجٹ کے بعد ہی ہوگا. اتنے جلدی جو ہے وہ خیر مشکل ہو. بھارت پیپلز پارٹی کا یہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ جب بھی ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت ہوئی یا جب بھی ہو تو ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. تو ایسے پارٹی معاملات اگر حکومت میں شامل ہو بھی جائے نہ بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو مطلب ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ اگر کھڑے ہوں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا عوام میں، لوگوں میں، انٹرنیشنلی اچھا پریشر جائے گا کہ اسٹرانگ حکومت ہے. ہم اس لیے انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی حکومت شامل ہوں گے تو
एक दुनिया यही समझेगी कि जो बाहर से इन्वेस्टर है वही समझेगा कि स्टेबल हुकूमत है। अगर ये बाहर बैठे रहेंगे तो फिर समझेंगे कि ये बात तो सिंपल मेजॉरिटी यानी नहीं है। ख्वाहिश ये है, जो नून लीग की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल हो जाए। हम तो डे वन से कहा था, हाँ। बल्कि हमने तो इनको पेशकश की थी पीपल्स पार्टी को। शहबाज साहब ने भी की थी, मेयर साहब ने, कि आप हुकूमत बनाएं। अगर आपके साथ ये आज़ाद जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कहलाते हैं कि आपके साथ मिलते हैं तो आप हुकूमत बनाएं, हम पोजीशन में बैठने को तैयार हैं। तो ये मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं इसमें, तो ठीक उस है। पर कोई ऐसी जो बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी और पीडीआई आपस में मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो बिल्कुल हम मक्के में करेंगे, हम पोजीशन में बैठ जाएंगे। तो ये तो उनका राइट है, तो खुद ठीक उन्होंने अवेल नहीं किया। हाँ जी। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गंदुम स्कैंडल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अहम समातों के हवाले से आपने हमसे तफसीलात शेयर की, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गंदुम दरामद स्कैंडल की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, इसमें कौन कौन मुलव्विस है, अब इसकी ये मामला किस जानिब जाएगा, तहकीकात शफाफ होंगी नहीं होंगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात करेंगे कुछ गंदुम इंपोर्ट स्कैंडल के हवाले से जो कि आजकल बड़ा अहम मामला मुल्क में चल रहा है। इसमें कौन कौन मुलव्विस था और किसने इस बहती गंगा में हाथ धोया, किसने इसका फ़ायदा उठाया, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या हक़ाइक़ अब तक सामने आए हैं। अच्छा गौस नाज़िर साहब, अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें क्या मामलात सामने आए हैं? निगरां हुकूमत को भी इसमें ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन इसका ज़िम्मेदार है और ख़ास तौर पे किसानों के जो मसाइल हैं अभी फ़िलहाल उनका क्या बनेगा? क्या कोई प्लान है हुकूमत के पास? जी बिल्कुल, उसमें यही है कि निगरान दौर में जो गंदम इंपोर्ट की गई है वो ज़रूरियात से, एस्टिमेशन से ज़्यादा उन्होंने की है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। और एक असेसमेंट हो जाती है कि जी ये जो तरीक़ाकार है कि इस साल इतनी गंदम होगी, जो कमेटी थी उसने असेस की, तो उसके बरक्स उन्होंने जो है वो गंदम इंपोर्ट कर दी। अब हमारे पास इतने वो इतना वसाइल है, पंजाब के पास ज़्यादा मसला पंजाब में है, सिंध में इतना मसला नहीं है, पंजाब में ज़्यादा मसला है। और सिंध के किसान अब इतना परेशान है कि गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, जिसकी वजह से गंदम के रेट बहुत ही आगे आ गए हैं। तो उसके सिलसिले में आज ये रिपोर्ट मीर नवाज शरीफ साहब को पेश कर दी जाएगी और कर दी गई जो होगी। उसके लिए पैकेज पे गौर किया जा रहा है। इसमें एक ये भी हो रहा है कि जिस तरह पहले किसी कपास की फसल खराब हुई थी तो सब्सिडी दे दी थी, हमने 50,000 पर एकड़ दी थी। तो इस तरह आकर किसानों को इस तरह इमदाद कर दी जाए, पैसे दिए जाए, क्योंकि इस वक्त अगर जितनी गंदम है हुकूमत पंजाब सारी खरीदती है तो फिर उसके बाद कोई डेवलपमेंट के लिए कोई पैसे नहीं बचे पंजाब हुकूमत के पास जी। तो उसके लिए कोई लाइमत बना रहे हैं कि किसान को कम से कम रिलीफ दिया जाए। ठीक है। एक चीज होता है कि कुछ गंदम खरीदी जाए, दूसरी ये है कि किसान को जो है वो सब्सिडी देगा, पैसे रकम की शक्ल में। ठीक छोटे जिम्मेदार हैं जो 12-12 एकड़ वालों को दे दिया है। ठीक है। अच्छा फिरदौस साहब का भी इस पे मौक़िफ़ लेते हैं। फिरदौस साहब, आपको इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन लगता है और ये बहरान कब तक हल होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये तारीखी तौर के ऊपर ये पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी इसकी जिम्मेदार है और वो सियासतदानों को इस्तेमाल करती रहती है। वो अपना काम सही नहीं करती। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये बार बार हो रहा है। सही है। मैं अगर सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने की बातें करूं ठीक। तो इसके अंदर पीटीएम की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की इजाज़त दी और जैसे ही इंपोर्ट की इजाज़त दी, एक हफ्ते के अंदर अंदर पहला जहाज भी लग गया। वो कैसे तैयार खड़ा था। ठीक है, सही है। वो भी जिम्मेदार हुए कि उन्हीं ने एक आदमी के लिए या एक ग्रुप के लिए ये खोले और उसके बाद जो काकड़ साहब आए उन्हीं ने इसके ऊपर कोई नजरसानी नहीं की और बेदरीक 3.2 मिलियन टन ले गए। और अपनी जगह मैं बता दूं कि पाकिस्तान की जो वीट की रिक्वायरमेंट है इस वक्त जितनी प्रोडक्शन हुई है वो अभी शॉर्ट है हमारी रिक्वायरमेंट से। सही। फिरदौस साहब, बड़ी माजरत के साथ वक्त जरा कम है तो जरा नादिर साहब का भी इस पे मौक़िफ़ ले लेते हैं। जी नादिर साहब, आप क्या कहेंगे, जरा मुख्तसर रखिएगा। जी बिल्कुल, रिपोर्ट अगर बना दी है और ऊपर गई है प्राइम मिनिस्टर साहब तक तो इस पे जल्दी आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक्शन लेंगे बिकॉज जो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त
وہ ناقابل برداشت ہے اور عوام ویسی پسی ہوئی ہے غربت اور مہنگائی کی مار ہے، تو اس پہ ایکشن بالکل ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی بھی اسٹرکٹ ایکشن سپورٹ کرے گی جس طرح بھی پرائم منسٹر صاحب کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور ذمہ داروں کا تعین ہونا اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.